नाज़रीन, गजा में क्या होने जा रहा है। अमरीकी सदर ने जब अपना ग्रेटनेस प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा था तो उससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए थे। दुनिया ये इंतज़ार कर रही थी कि अब अमरीकी सदर मिडल ईस्ट के अंदर कौन सा तजर्बा करते हैं, और गुज़श्ता रात इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई और 20 नुकाती एक फार्मूला दे दिया गया, जिसके बाद ये तसव्वुर किया जा रहा है, अहमकों की जन्नत के अंदर एक ख्याल पाया जा रहा है कि मसला फ़लस्तीन अब हल होने जा रहा है। गजा के अंदर अब अमन होगा और इजराइल की जो बर्बरियत है वो ख़त्म होगी। लेकिन ये ख्याल महज ख्याल ही रह जाता है जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो अमरीकी सदर से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और वहाँ पर हामी भरने के बाद कि हम लोग इस अमन मुआहिदे से मुत्तफिक हैं, बाहर आते ही एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के अंदर वो सारे किए कराए पर पानी डाल देते हैं, एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हैं इन तमाम तर फोर्सेस को, अमरीकी सदर को, यूरोपीय ममालिक को, इस्लामी ममालिक को, जब ये कहते हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, मुआहिदे के अंदर कोई भी ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन मुआहिदा क्या है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से नुकात हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो कि सारे मामले को खटाई में डाल सकते हैं और उसके बाद फिर इस मामले का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। और कैसे अब इजराइल एक तरफ तो कह रहा है कि भाई हम अपनी जो फोर्सेस हैं वो मुल्क से बाहर निकालेंगे, ये ऑफिशियली एग्रीमेंट के ऊपर तो यही बात है कि इजरायली फोर्सेस वहाँ से निकलेंगी, वहाँ से जो फ़लस्तीनी तंजीम है उसको डिसमेंटल किया जाएगा, उसको क्रश किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर एक अमन की सूरत हाल कायम करती जाएगी, इमदाद पहुँचाई जाएगी। लेकिन इसी के साथ इजराइल फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने के लिए एक बिल भी तैयार कर रहा है। उस बिल की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस सबसे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं उस तारीखी काफिले की जो कि गजा की जानिब अपने आबूताब से रवा दवा है और वहाँ जाकर उसने इमदादी सामान पहुँचाना है, वहाँ पर जो मासूमीन हैं उनकी इमदाद करनी है, उनकी दादरसी करनी है और 44 ममालिक उसके अंदर शामिल हैं। 50 कश्तियाँ लेकर वो जा रहे हैं गजा की जानिब और अब वो रेड जोन के अंदर दाखिल होने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो गजा तक पहुँच जाएंगे। और दूसरी जानिब इजराइल ने भी एक ब्लॉकेड जो कायम कर रखी है उसके हवाले से उनका कहना है कि हम लोग इसको अटैक करेंगे, हम लोग इसको जो है वो अपने निशाने पर रखेंगे, हम लोग इसके ऊपर हमला करेंगे। ये बरमला तौर पे इजराइल जो है वो कह चुका है। लेकिन अब ताज़ा इतलात आ रही हैं कि जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला है उसके लिए तुर्की के ड्रोन्स उनके ऊपर गश्त कर रहे हैं और उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो इस काफिले के ऊपर हमले हुए हैं उससे पूरी दुनिया जो है वो चौकन्नी हो गई थी। दुनिया को पता लग गया था कि इजराइल की इंटेंशन इसको लेकर क्या है। तो इसीलिए अब उन्होंने इनको बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाने का जो फैसला है वो किया है और उसके लिए उन्होंने अपने जहाज़ भी इनको एस्कॉर्ट करने के लिए पहुँचा दिए हैं। उसके बाद स्पेन, इटली और दीगर जो ग्रीस, यूनान वगैरह ये ममालिक हैं जो कि इस पानियों के मालिक हैं, वो भी इनको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो भी अपने अपने जो जहाज़ हैं वो इनकी मदद के लिए भेज रहे हैं ताकि वो इनको एस्कॉर्ट करके आगे गजा तक इनकी मंजिल तक पहुँचा दें। और आप देखिए कि अगस्त के अंदर ये शुरू हुए थे और अब बहरीन रोम तक पहुँच चुके हैं और इसके अंदर मुतादिद जो हमले हैं इनके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके अज़म, इनके हौसले के अंदर कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है। तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये वाली जो सूरत हाल है वो पैदा होती हुई नज़र आएगी कि इनके ऊपर भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल है आगे, उसे आप कोई भी खैर तवक्को नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसे खैर की खबर जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस काफिले के हवाले से तमाम तर लोगों की नज़रें इसके ऊपर हैं कि इसके साथ अब की बार क्या होता है। अगर इसके साथ भी उसी तरह की जारहियत की जाती है तो फिर जो आलमी तंजीमें हैं जो कि अभी भी खामोश हैं वो इसके ऊपर शायद अपना रद्द-ए-अमल देती हुई नज़र आए। दोस्तों, जहाँ पर ये हो रहा है वहीं पर ट्रंप अमन मुआहिदे के चंद घंटे बाद ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने उसको रद्द कर दिया है और रद्द कुछ यूँ किया है कि एक वीडियो जारी की गई जब वो व्हाइट हाउस से निकले तो उसके बाद उन्होंने किया क्या कि सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उसके अंदर उन्होंने ये बताया, सहाफ़ी ने बेसिकली उनसे सवाल किया, क्या आप फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम करने पर रज़ामंद हो चुके हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये था उनका कहना और वो कहते हैं कि अमरीकी सदर भी इसके ऊपर रज़ामंद नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इस 20 नुकाती फार्मूले का 19वां
पॉइंट देखें तो उसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि अगर ये ISF कायम हो जाती है, स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पर कंट्रोल संभाल लेती है और फ़लस्तीनी अथॉरिटी कामयाब हो जाती है, तो फिर वहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत कायम होने के चांसेस जो हैं वो बन जाएंगे। तो इस ऐसे में वो कहते हैं कि इस मुआहदे के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है और वहाँ पे वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने वो मुआहदा पढ़ा ही नहीं है और अमरीकी सदर के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उसके अंदर इसकी तायद भी कर दी। यानी कि इनकी सीरियसनेस चेक कीजिए कि इसको लेकर कितनी सी है और इसके हवाले से वो कभी भी रजामंद नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि आज अगर वो कहते हैं कि भाई हम लोग इस बात को तैयार हैं कि गजा के अंदर सीज फायर हो जाए, हम लोग जंग बंदी कर दें तो उसके बाद अमन हो जाए, ये उनको सूट नहीं करता, ये फेवरेबल नहीं है उनके लिए। क्योंकि नेतन्याहू अगर ऐसा करता है तो फिर क्या होगा, नेतन्याहू का तख्ता उलट दिया जाएगा, नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकता है। उसके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं जिसके अंदर करप्शन के हैं, बदउनवानी के हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो रिश्वतखोरी है उसके मुकदमात भी इसके ऊपर इस वक्त जारी हैं। और उसके बाद देखिए इसका जो टेन्योर है वो सबसे लंबा हो चुका है इजराइल के अंदर। ये सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। अदालतों को गोलियां करवाता है, टोपियां करवाता है, उसके बाद आलमी अदालतों को धमकियां देता है। तो इसीलिए इसका हुकूमत में रहना, ताकत में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर इसको चलता किया जाएगा इसके अपने लोगों की जानिब से। दोस्तों इसी के साथ एक और बिल भी तैयार किया जा रहा है जहां पर ये मामला उठाया गया कि अमन मुआहिदा आ रहा है, कोई फार्मूला आ रहा है अमरीकी सदर की जानिब से। वहीं पर क्या हुआ, जो इजराइल है और उसकी जो नेसेट है यानी कि उसकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक बिल पेश किया गया और एक बिल जो है वो इंतहाई खबीस और कमीने इंसान बेन गवीर की जानिब से पेश किया गया। ये एक इंतहाई शिद्दत पसंद वजीर है, उनका सिक्योरिटी मिनिस्टर है जिसकी पार्टी है ज्यूइश पावर पार्टी और ये एक यहूदी पावर पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। और उसी पार्टी की जानिब से ये बिल जब पेश किया गया तो उसके अंदर ये डिमांड की गई कि जो फ़लस्तीनी कैदी इस वक्त इजराइल के पास मौजूद हैं उनको सज़ाए मौत दी जाए। जी हाँ दोस्तों, वो कैदी जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इजराइलियों को मारा, तेल अबीब के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ की, इसीलिए उनको सज़ाए मौत दी जाए। और उसके अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कि 11,000 कैदी इस वक्त इजराइल की जेलों के अंदर मौजूद हैं फ़लस्तीनी, और 53 उनमें ख़ातीन हैं और उसके बाद 400 के करीब बच्चे हैं। 3,577 के करीब जो इंतज़ामी हिरासत में लोग फ़लस्तीनी मौजूद हैं उनकी तादाद है और 2600 से ज़्यादा गज़ा के कैदी इनके पास मौजूद हैं। तो ये चाहते हैं कि इन सब को इसकी आड़ के अंदर, इस कानून के अंदर सज़ाए मौत दी जाए और उनकी सज़ाए मौत को लीगलाइज़ कर दिया जाए। इससे पहले इजरायली जेलों के अंदर क्या कुछ होता रहा है वो आपके सामने है। इजरायली मीडिया खुद चलाता रहा कि उसके अंदर जो असॉल्ट है वो हुआ, उसके अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली भी होती रही है। उसके अंदर आप कह लीजिए दुनिया की हर दरिंदगी इजरायली जेलों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में उनकी जेलों के अंदर जब बच्चे भी हों, ख़वातीन भी हों, तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता होगा। यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि इजराइलियों के ऊपर हमला करने वालों को सज़ाए मौत दी जाए। तो उन लोगों का क्या जिनको 66,000 की तादाद में आपने मार डाला, आपकी IDF ने मार डाला, आपके जो पागल जो नेतन्याहू है उसने मार डाला, क्या उनकी मौत का भी कोई हिसाब होगा? क्या उनको भी यहीं ऐसे ही जो है वो सज़ाए मौत दी जाएगी? क्योंकि उनका भी जो है वो एक मासूम लोगों के हवाले से जुर्म है, उन्होंने भी मासूम लोगों को मारा। तो इसीलिए ये जो लोग हैं, ये जो वज़ीर है ख़ासकर, ये एक ऐसा वज़ीर है जो कि चाहता है कि फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया जाए, मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो इस तरह के मामला इसकी जानिब से चलते रहते हैं और इसके बावजूद इसने ये बिल पेश किया कि इजराइल जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उसके कोऑर्डिनेटर ने ये बात कही कि भाई ये बिल पेश करना या इसको बतौर एक कानून के पास करवाना हमारे फेवर में नहीं है, इससे जो हमारे होस्टेजेस हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। लेकिन इसने उसके बावजूद जो है वो एक रीडिंग मुकम्मल करवाई, बल्कि उसके साथ ही जो 3 मज़ीद रीडिंग्स हैं वो चाहिए हैं इस बिल को एक कानून का दर्जा देने के लिए, जो कि बेन गवीर कर लेगा। क्योंकि बेन गवीर नेतन्याहू के साथ मुश्तरका हुकूमत रखता है, उसकी पार्टी उसके साथ हुकूमत शेयर करती है, तो इसीलिए वो उसको किसी न किसी तरीके से बायकरुक मनवा लेगा और उसको धमकी देगा कि मैं तुम्हारी गवर्नमेंट छोड़ के जा रहा हूँ, तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और इसी तर्ज का इंसान है, इनका मिनिस्टर है जो फाइनेंस मिनिस्टर बेजलाल स्मोट्रिक, उसने भी ये बात कह दी है कि अब ये जो इजराइल का अमन मुआहिदा है ये एक सफारती नाकामी है, इससे होगा कुछ नहीं। इससे जो इजरायली बच्चे हैं यानी अपने फौजियों को वो कह रहा है बच्चे, उनको मज़ीद जाकर गज़ा के अंदर जंग लड़ना
پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں اس معاہدے کی یا اس امن معاہدے کے فارمولے کی، تو اس کے اوپر یہ کومنٹس انٹرنیشنلی کیے جا رہے ہیں کہ یہ بالکل بائسڈ ایک معاہدہ ہے، پرو اسرائیلی ایک جو مسودہ ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جو فلسطینی تنظیم ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے، وہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے، اس کو جو ہے وہ نکالا جائے، لیکن اسی کے ساتھ یہ نہیں کہا جا رہا کہ فوری طور پہ اسرائیلی جو فورسز ہیں، ڈیفنس فورسز، وہ بھی وہاں سے نکل جائیں۔ وہاں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں 13ویں کلوز کے اندر اپنے کہ وہاں سے اسلحہ سارا ختم کر دیا جائے، وہاں پہ اسلحہ ساز جو فیکٹری اس وقت کوئی چل رہی ہوگی، ویسے تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی پروڈکشن یونٹ اس طرح کا خاص، ان کو بھی بند کیا جائے، اور وہاں سے ٹوٹلی اسلحہ جب ختم ہو جائے گا، وہاں پہ کوئی بھی تھریٹ نہیں رہے گی، تو پھر اسرائیل جب چاہے گا اس کو انیکس کر سکے گا۔ اس کے اوپر پھر یہ عالمی ادارے، یہ امریکی صدر کس طرح سے رد عمل دیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، امن معاہدہ ہو جاتا ہے، وہاں سے غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا ہے، فلسطینی تنظیم کو وہاں سے نکال پھینکا جاتا ہے، تو اس کے بعد کل کو اگر اسرائیل دوبارہ وہاں پر جا کر حملہ کرتا ہے تو کیا وہاں سے مزاحمت ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر اس کے اوپر کیا گارنٹی ہے کہ کل کو ایسا نہیں ہوگا؟ یہ بات بھی ابھی تک مشکوک ہے، لیکن اس کے اوپر متعدد جو ممالک ہیں انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس کی تیاری امریکی صدر نے پہلے ہی کر لی تھی۔ پاکستان کو آن بورڈ لے لیا، مسلم ممالک کو دیگر کو آن بورڈ لے لیا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے مزاحمت ہو سکتی تھی جو کہ نہیں ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کو ایک دم سے یوں نہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کو تیار ہیں، اور آپ نے کوئی بحث بھی نہیں کی، اپنے لوگوں سے کوئی بات نہیں پوچھی، پارلیمنٹ کے اندر ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، اور آپ چپ کر کے وہاں جا کر جو اوکے ہے وہ کرائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ آپ کے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جو شکوک و شبہات ہیں وہ پیدا کرے گی، کیونکہ کل کو آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کو بطور ایک ریاست تسلیم کریں، جو کہ اسرائیل فلسطین کو نہیں کر رہا، تو کیا آپ لوگ کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ اس وقت پاکستانیوں کو بھی کھٹک رہا ہے، اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس وقت تنگ کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عمیر منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔